Friends, you are most welcome to our YouTube channel Bayan Legal Awareness. In this video, we are going to discuss a very important section of Indian Evidence Act 1872. It is section 8 of Indian Evidence Act. Its heading is motive, preparation and previous or subsequent conduct. तो जो इसकी हेडिंग है सेक्शन 8 की वो है हेतु तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण। तो हम डिस्कस करेंगे ये सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में जो बात की गई है, मोटिव की बात की गई है, प्रिपरेशन की बात की गई है और कंडक्ट भी कैसा, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, पूर्व या पश्चात का आचरण। तो इन तीन चीज़ों की इसमें मुख्यतः बात की गई है। तो सबसे पहले हमें इन शब्दों के बारे में मालूम होना चाहिए। मोटिव हेतु ये क्या होता है, प्रिपरेशन तैयारी क्या होती है और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट आचरण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे प्रिपरेशन क्या होता है, कंडक्ट क्या होता है, ये भी जानते होंगे। लेकिन मोटिव जो नए स्टूडेंट हैं लॉ के, जो नए अभी लॉ के स्टूडेंट में आए हैं, लॉ के क्षेत्र में आए हैं, और जो लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं, वो साधारण लोग हैं, वो मोटिव के बारे में नहीं जानते कि मोटिव क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम इन शब्दों को समझेंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, और इस सेक्शन को बिल्कुल बारीकी से वर्ड टू वर्ड बिल्कुल समझेंगे कि इस शब्द में बताई गई चीज़ों का क्या इंटरप्रिटेशन है, इसका क्या अर्थ है। तो ये सब समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हम इस सेक्शन को विथ एग्जाम्पल समझेंगे। इसको पहले हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, इलस्ट्रेशन के जरिए समझेंगे, फिर हम आएंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे। क्योंकि ये एविडेंस एक्ट है, यदि हम शुरू से ही बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे जाते हैं तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हम इसके उदाहरण देखेंगे, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन देखेंगे, फिर हम आएंगे इस बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे, जिससे कि उदाहरण और इलस्ट्रेशन के बाद आपका माइंड मेकअप हो जाएगा, इतना मेकअप हो जाएगा कि आप इजीली समझ लेंगे कि इस सेक्शन में क्या बताया गया है। तो इस सेक्शन में सबसे पहले बात की गई है मोटिव की। तो मोटिव का अर्थ क्या होता है, मोटिव का व्हाट इज़ द मीनिंग बाय मोटिव, तो हम पहले ये देखते हैं। तो मोटिव की अगर हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो मोटिव इज़ अ पावर विच कंपेल एनी पर्सन टू डू एनी एक्ट। मोटिव इज़ नॉट एन ऑफेंस इटसेल्फ, नो मैटर वाइदर इट इज़ सीरियस और नॉट। तो जो मोटिव है, मोटिव क्या है, मोटिव एक तरह की एक शक्ति है जो व्यक्ति को कंपेल करती है, उत्तेजित करती है, बार बार उत्तेजित करती है कि ऐसा कार्य करो, ऐसा अपराध करने के लिए उसे बार बार उत्तेजित करती है। तो जो उत्तेजना व्यक्ति के अंदर पैदा होती है जिस कार्य से, तो उसी को मोटिव कहते हैं। उस अपराध को करने के लिए क्या चीज़ उसे उत्तेजित कर रही है, क्या कंपेल कर रही है। जैसे कि हम इस मोटिव का उदाहरण देखें कि जैसे कि कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी के किसी पर पुरुष के साथ रिलेशन है, अफेयर्स हैं। तो उस बात जब उसे पता चलता है तो वो क्या करता है, उस जिस व्यक्ति के साथ उस पत्नी के अफेयर्स चल रहे थे, उसे वो क्या करता है, उसके साथ वो मारपीट करता है। तो मारपीट क्यों करता है, क्योंकि जब उसे पता चला कि मेरी पत्नी के किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर्स हैं, रिलेशन है शारीरिक, तो उसके अंदर उसे जब जैसे ही ये जानकारी आई तो उसके अंदर मोटिव पैदा हुआ, उसे बार बार उत्तेजित कर रहा है मोटिव कि कुछ करो, तुम्हारी पत्नी के साथ इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने तुम्हारी पत्नी के साथ इसने संबंध बनाए, तो इसका मर्डर कर दो या फिर इसके साथ मारपीट करो, इसे कैसे भी भगाओ और अपने घर को बचाओ। तो इस तरीके से ये मोटिव पैदा होता है। और भी हम मोटिव के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि मोटिव का जैसे हम देखते हैं कि एसिड अटैक की घटनाएं देखते हैं, लड़के लड़की में प्रेम संबंध होते हैं या एक तरफा लव होता है, और लड़की क्या करती है, किसी और लड़के से शादी कर लेती है। तो यहाँ पर क्या होता है, लड़के के दिल में आ जाता है कि ये मेरी नहीं हो पाई तो मैं ऐसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तो वो लड़की का चेहरा बिगाड़ने के लिए उस पर एसिड अटैक करता है या फिर और भी अन्य तरह की घटनाएं करता है। उसकी पत्नी को मार देता है, उसके पति को मार देता है, उस पति को धमकी देता है कि
तू इसे छोड़ दे, ये मेरी है और किसी की नहीं हो सकती है, इस तरह की घटना कारित करता है। तो ये सब उसके अंतर्गत मोटिव पैदा हुआ। और जब उसे पता चला कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और उसने कहीं और शादी कर ली, तो उसके अंदर ये मोटिव पैदा हुआ कि मैं इससे बदला लूँ। बदला लेने का उसके अंदर बार बार उसे उसे मोटिव उसे कंपेल करता रहा, उत्तेजित करता रहा कि बदला लो, इस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया, बदला लो। तो ये अपराध करने के लिए मोटिव बहुत ज़रूरी होता है। मोटिव व्यक्ति के अंदर आता है तो मोटिव इज़ नॉट एन ऑफेंस इटसेल्फ। मोटिव अपने आप में कोई अपराध नहीं होता है। नो मैटर वेदर इट इज़ सीरियस और नॉट। मोटिव चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो या कितना भी छोटा क्यों ना हो, ये कितना भी छोटा या गंभीर क्यों ना हो, कितना भी सीरियस हो, लेकिन ये अपराध नहीं होता है। तो मोटिव को कहीं भी अपराध नहीं माना गया है, क्योंकि ये आपको उत्तेजित कर रहा है कि ऐसा अपराध करो, अपराध करने के लिए उत्तेजित कर रहा है। तो उत्तेजना, केवल उत्तेजना आपके अंदर आना कि मैं उसे साले को मार दूंगा, तो ये आपके अंदर अगर विचार आ रहा है तो ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये कोई ऑफेंस नहीं, क्योंकि ये आपके अंदर की चीज़ है, ये आपका ऑफेंस नहीं। लेकिन मोटिव जिस चीज़ के लिए आपको उत्तेजित कर रहा है, यदि आपने वो कार्य कर दिया, वो कार्य अपराध है और वो अपराध कर दिया आपने, तो आप यू विल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस दैट यू कमिटेड। आपने जो भी ऑफेंस किया है, जो भी ऑफेंस कमिटेड किया है, उसके लिए आप पनिश्ड किए जाएंगे। तो ये हमने समझा कि मोटिव क्या होता है। तो मोटिव के बहुत सारे, हर अपराध के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, ज़्यादातर अपराधों के पीछे। ठीक है, जहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आती है वहाँ अगर व्यक्ति से अनजाने में भी अपराध हो जाता है तो वहाँ तो व्यक्ति का, वहाँ पर मोटिव की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर ऑफेंसों में मोटिव के कारण ही अपराध घटित होता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये समझा मोटिव क्या होता है। तो मोटिव से रिलेटेड हम इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो इसमें पहला इलस्ट्रेशन और सेकंड इलस्ट्रेशन मोटिव से रिलेटेड है। तो हम केवल पहला इलस्ट्रेशन देखेंगे, सेकंड इलस्ट्रेशन आप खुद पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहला इलस्ट्रेशन ए और इलस्ट्रेशन बी मोटिव से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन। ये कहता है ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए का विचारण किया जा रहा है कि उसने बी का मर्डर किया है, इसलिए ए पर केस चल रहा है, ए का विचारण किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये तथ्य कि ए मर्डर्ड सी, कि ए ने पहले सी का मर्डर किया था, ये तथ्य बी जानता था और बी ए को ये धमकी दे रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुमने सी का मर्डर किया है, मैं जानता हूँ तुमने सी का मर्डर किया है और मुझे पैसा नहीं दिया। उसे एक्सटॉर्ट किया, मतलब सी जो बी व्यक्ति था वो उसे ए व्यक्ति को एक्सटॉर्ट कर रहा था। एक्सटॉर्ट मतलब धमकी दे रहा था कि मुझे रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज खोल दूंगा कि तुम एक मर्डरर हो, तुमने सी व्यक्ति का मर्डर किया है। तो बी व्यक्ति उसे बार बार ए को कह रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ए के मन में आया कि मैं इतना बड़ा मर्डरर, मैंने खून किया है और ये व्यक्ति, साधारण सिंपल व्यक्ति, ये व्यक्ति मुझे धमकी दे रहा है कि यदि तुमने मुझे रुपए नहीं दिए तो मैं इस बात को खोल दूंगा, इस बात को डिस्क्लोज़ कर दूंगा, लोगों के बीच में पब्लिक कर दूंगा कि मैं एक मर्डर हूँ, ए इज़ दी मर्डरर, कि मैं एक मर्डरर हूँ। तो ए ने क्या कहा कि मैंने सी को तो मार ही दिया, अब मैं इसे भी मार देता हूँ तो मेरा राज बना रहेगा। तो इस बात को, क्योंकि उसके अंदर ये बार बार उसके अंदर यहाँ पर मोटिव पैदा हो रहा था, इस बात का मोटिव पैदा हो रहा था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की कि रुपए लौटा दे, मैंने मर्डर किया, ये सबों को बता देगा। तो ये तथ्य कि वो उसे धमकी दे रहा था, तो ये उसके अंदर मोटिव पैदा किया कि मैं इसे भी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैं तो एक मर्डरर हूँ ही, मैं इसे भी ख़त्म कर दूँ। तो उसने क्या किया, बी व्यक्ति का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर ये तथ्य सुसंगत है, ये दर्शाने के लिए सुसंगत है कि ए ने ही बी का मर्डर किया है, ये सुसंगत है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर बहुत और इसे हम सिंपल शब्दों में और कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो राजेश, एक व्यक्ति जो रवि है, जिसका नाम रवि है, एक व्यक्ति है जो रवि है, रवि ने एक मर्डर किया है और ये बात करण एक व्यक्ति जानता है कि रवि ने मर्डर किया है, करण एक व्यक्ति जानता है। और करण क्या करता है, रवि से कहता है कि मैं इस बात को बता दूंगा
मैं इस बात को बता दूंगा कि तुमने एक मर्डर किया है, मैं ये बात सबको बता दूंगा। तो क्या करता है, ए क्या करता है, उसी का मर्डर कर देता है, करण का मर्डर कर देता है, करण का मर्डर कर देता। तो यहाँ पर ये तथ्य कि जो करण था वो बार बार उससे ये कह रहा था कि मुझे रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बात सबको बता दूंगा कि तुम यू आर अ मर्डरर। तो यहाँ पर ये सुसंगत है, क्योंकि यहाँ पर यही कारण था कि वो उससे एक्सटॉर्ट मनी करना चाह रहा था। तो यही यहाँ पर हेतु है, इस जिसके कारण कि रवि ने करण का मर्डर कर दिया। पहले किसी और का व्यक्ति का मर्डर किया था, अब यहाँ पर उसने उस बात को छुपाने के लिए करण का भी मर्डर कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये था इसका पहला इलस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं, आप समझ गए होंगे कि मोटिव क्या होता है, क्लियरली आप समझ गए होंगे। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं हम, तैयारी। व्हाट इज़ प्रिपरेशन, तैयारी क्या है ये हम देखते हैं। तो तैयारी को हम सभी जानते हैं कि तैयारी क्या होती है, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं विद एग्जांपल कि व्हाट इज़ मीन बाय प्रिपरेशन, तैयारी का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो जैसे कि फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया। क्रिमिनल केस में फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया। तो यहाँ पर कि ए ने मर्डर से पूर्व चाकू को पहना करवाने गया था। ए अपने चाकू की धार को पहना करवाने गया था। ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है, क्योंकि ये क्या दर्शाता है, तैयारी को दर्शाता है। या फिर किसी व्यक्ति की हत्या जो की गई वो पॉइज़न देकर की गई, और ए व्यक्ति ने वैसा ही पॉइज़न घटना से पूर्व खरीदा था। तो ये क्या उसकी दर्शा रहा है, प्रिपरेशन तैयारी को दर्शा रहा है कि उसने वैसा ही पॉइज़न खरीदा था। तो ये तैयारी के उदाहरण है। या फिर उसने वैसा ही तमंचा, घटना से पूर्व ए व्यक्ति ने वैसा ही तमंचा, इल्लीगल तमंचा खरीदा था। तो ये सब क्या दर्शा रहे हैं, प्रिपरेशन को दर्शा रहे हैं। और यदि या फिर हम बात करें घटना होने के बाद, तो घटना होने के बाद उसने क्या करा था, साक्ष्य को छुपाया था। और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, जो गवाह थे, जो कोर्ट में आके गवाही देते, पुलिस के समक्ष आके बताते, उसने क्या किया, उन लोगों को रोका, उन लोगों को किसी ना किसी तरीके से रुकवाया कि वो कोर्ट में नहीं पहुंच पाएँ, पुलिस के पास नहीं पहुंच पाएँ, बयान नहीं दे पाएँ अपने। तो इस तरीके से उसने क्या यहाँ पर प्रिपरेशन कब की, उसने घटना होने के बाद। तो यहाँ तो प्रिपरेशन ये है। तो प्रिपरेशन को घटना होने के बाद, पहले या घटना के समय, कभी भी किया जा सकता है। तो ये हमने समझा कि प्रिपरेशन क्या होता है। अब देख लेते हैं हम प्रिपरेशन का इलस्ट्रेशन। तो प्रिपरेशन का जो इलस्ट्रेशन दिया गया है, तैयारी का जो इलस्ट्रेशन दिया गया है, ये है गा और घा, सी और टी। तो हम केवल सी को देखेंगे। तो सी जो दिया है वो जो इसमें सी इलस्ट्रेशन दिया गया है, वो दिया गया है, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। ए विचारित किया जाता है कि उसने बी का मर्डर किया पॉइजन देके बी का मर्डर किया। तो द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोक्यूर्ड द पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वॉज एडमिनिस्ट्रेशन टू बी इज रेलिवेंट। तो यहाँ पर ये तथ्य कि बी की मृत्यु से पूर्व ए ने वैसा ही पॉइजन प्रोक्यूर्ड किया था, उपलब्ध किया था, मतलब उसे खरीदा था, वैसा ही पॉइजन खरीदा था जिससे कि बी व्यक्ति की मृत्यु हुई। ए ने वैसा ही पॉइजन खरीदा था। तो ये क्या है, रेलिवेंट है, ये दर्शाने के लिए कि ए ने बी का मर्डर किया है, ये रेलिवेंट है। तो ये हमने इलस्ट्रेशन देखा। इसमें डी इलस्ट्रेशन दिया गया है, सिविल केसों में बताया गया है कि प्रिपरेशन सिविल केसों में कैसे रेलिवेंट होती है। तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो इसमें द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट इज अ विल ऑफ ए। तो यहाँ पर फैक्ट एंड इशू, क्वेश्चन यहाँ पर ये है, फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या सर्टेन एक डॉक्यूमेंट है, क्या वो ए के द्वारा बनाई गई विल ही है, क्या वो विल है जो ए ने तैयार की, वही विल है वो। तो यहाँ पर ये तथ्य कि उसने जब ये तथ्य कि
जब जब ये कहा जा रहा है कि इस तारीख को ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, जिस डॉक्यूमेंट का जो प्रश्नगत जो क्वेश्चन में है जो डॉक्यूमेंट, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इतनी तारीख को तैयार हुआ था, उस तैयारी से पूर्व, उस तैयारी से ठीक थोड़े समय पूर्व, ज़्यादा समय पूर्व नहीं, थोड़े समय पूर्व उसने क्या किया था, वकीलों से सलाह ली थी कि मैं विल तैयार कराना चाहता हूँ, और रफली एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था वकीलों के द्वारा, उसके कहने पर तैयार भी किया गया था, और उसने डिड नॉट एक्सेप्ट, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसे अप्रूवल नहीं दिया था। तो ये सब तथ्य, तो उसने जिस प्रोविज़नों के बारे में, जिस मैटर के बारे में वकीलों से सलाह ली थी, वही तथ्य उस बिल में जो इन दी क्वेश्चन में है, जो डिस्प्यूटेड बिल है, वो ही बिल, उस बिल में भी वैसे ही तथ्य, वैसे ही मैटर्स, वैसे ही प्रोविजंस लिखे हुए हैं, वैसे ही प्रोविजंस लिखे गए हैं जिसके बारे में उसने पूछा था, जिसके बारे में उसने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था। उस बिल के बारे में उसने वैसे ही एक रफली ड्राफ्ट भी तैयार करवाए थे, जिससे उसने बाद में मना कर दिया था। तो ये रेलिवेंट है कि वो बिल तैयार कराना चाहता था, और ये एक ही बिल है, क्योंकि इसमें वैसे ही प्रोविजंस हैं जिसके बारे में उसने रफली तैयार कराई थी बिल। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि इसमें प्रिपरेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं कंडक्ट, सब्सिक्वेंट और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, पूर्व या पश्चात का आचरण। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आचरण। तो व्यक्ति का जो आचरण होता है वो हम जानते हैं। व्यक्ति अपने आचरण से बहुत सी चीज़ें कह देता है। व्यक्ति का जैसे भावभंगिता है, जो हम पढ़ते हैं CRPC में पढ़ते हैं भावभंगिता। तो जैसे कि उससे कुछ बोला जाता है तो एकदम उसका चेहरा एकदम ऐसा हो जाता है कि इसी ने अपराध किया, उसके चेहरे से ही नज़र आ जाता है कि उसने अपराध किया है। तो ये सब आचरण में आती हैं, तो ये सब चीज़ें आचरण में आती हैं। तो आचरण में और क्या आती हैं, ये हम एग्जाम्पल के जरिए और इलस्ट्रेशन के जरिए हम समझ लेते हैं। तो जैसे घटना के तुरंत बाद अभियुक्त का फरार होना उसके विरुद्ध साक्ष्य है। ये एक रेलिवेंट फैक्ट है कि घटना के तुरंत बाद एक व्यक्ति जो उसका पड़ोसी था वो फरार हो गया। तो ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। ये कहा गया केस ए नागेशिया बनाम बिहार राज्य AI 1966। तो इससे संबंधित और भी केस हैं। कहने का हमारा तात्पर्य इस तरह से आचरण जो होता है, जैसे कि अभियुक्त फरार हो गया, एब्सकॉन्डिंग ऑफ एक्यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। तो ये रेलिवेंट फैक्ट है। इसी तरीके से और भी आचरण के उदाहरण हैं। तो इस सेक्शन में जो आचरण की बात की गई है, किन लोगों के आचरण की बात की गई है, वो हम देख लेते हैं। आचरण आप सभी जानते हैं क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल के जरिए भी समझाया, और हम इलस्ट्रेशन भी देखेंगे, तो उसके जरिए हम और एग्जांपल देख सकते हैं कंडक्ट के संबंध में। तो यहाँ पर जो आचरण की बात की गई है, तो आचरण किन किन लोगों का यहाँ पर रेलिवेंट है इन परिस्थितियों में, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर पार्टी टू अ सूट, तो जो वाद है, मतलब कि सिविल केस है, उसकी जो पार्टीज हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दोनों पार्टी का कंडक्ट यहाँ पर रेलिवेंट हो सकता है यदि इन परिस्थितियों में वो आए जो इस सेक्शन में बताई गई हैं। और सेकंड है एजेंट ऑफ द पार्टी, जो पक्षकार हैं उसमें जो कोई भी पक्षकार है उसका एजेंट हम जानते ही हैं, वो उसके बिहाफ पर काम करता है। जब उसका काम ज़्यादा होता है तो दूसरा व्यक्ति उसके बिहाफ पर काम करता है, तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। तो एजेंट का भी कंडक्ट रेलिवेंट बताया गया है यहाँ पे। और एक्यूज्ड जो थर्ड है वो है एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड हम जानते हैं जिस व्यक्ति पर अभियोग है, पर्सन अगेंस्ट होम ऑफेंस इज टू बी ट्राइड फॉर, व्यक्ति जिसका विचारित किया जा रहा है कि उसने कोई अपराध किया है, उसे कहते हैं एक्यूज्ड। तो एक्यूज्ड का यहाँ पर जो कंडक्ट है वो भी रेलिवेंट है। और फोर्थ है पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, मतलब एग्रीव्ड या अफेक्टेड पर्सन, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑफेंस किया गया है, यदि वो व्यक्ति मर गया है तो उसके परिवार वाले तो ये सब व्यक्ति जो एग्रीव्ड पर्सन है जिनके अगेंस्ट
ऑफेंस घटित किया गया उनका कंडक्ट भी यहाँ पर सुसंगत तथ्य है यदि वो इस सेक्शन में बताई गई परिस्थितियों में आता है। तो हम देख लेते हैं इससे संबंधित इलस्ट्रेशन। तो इससे संबंधित जो इलस्ट्रेशन है आचरण से संबंधित वो हैं FGH। तो हम तीनों इलस्ट्रेशनों को देखेंगे जिससे कि आप ठीक से समझ लें कि इलस्ट्रेशन क्या होता है। वो कंडक्ट, व्हाट इज मीन बाय कंडक्ट हेयर। तो आप कंडक्ट के एग्जाम्पलों को ठीक से समझ लें, इसलिए हम तीनों इलस्ट्रेशन को FGH तीनों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं F इलस्ट्रेशन। द क्वेश्चन इज वेदर A रॉब्ड B। यहाँ एक केस चल रहा है, उसमें ये विवादक तथ्य जो फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या A ने B को लूटा। द फैक्ट दैट A was robbed C said in presence the police are coming। तो पुलिस आर कमिंग लुक फॉर द मैन हु रॉब्ड B दैट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स A ran away आर रेलिवेंट। तो इस केस में कि क्या A ने B को लूटा, C व्यक्ति, यहाँ पर ये तथ्य कि C व्यक्ति ने तभी ये कहा था, इस घटना होने के बाद ये कहा था कि पुलिस आ रही है और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही है जिस व्यक्ति ने B को लूटा है। और ऐसा सुनने के तुरंत बाद ही क्या किया, A वहाँ से भाग गया। तो यहाँ पर वो क्या है, उसका कंडक्ट, यहाँ पर कंडक्ट पता चल रहा है, उसका आचरण इफेक्ट हुआ, जैसे उसने सुना इफेक्ट हुआ उसका आचरण, क्योंकि आचरण तुरंत आसपास के जो भी आसपास का जो भी वातावरण होता है और जो कथन कहे जाते हैं उसके बारे में, क्या तुमने ये अपराध किया, तो एकदम उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से पता चल जाता है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति भाग गया, तो यहाँ पर इट इज़ रेलिवेंट फैक्ट, क्योंकि ये उसके बी के लूट के संबंध में ये रेलिवेंट फैक्ट है। तो ये हमने देखा एफ इलस्ट्रेशन। अब देखते हैं जी इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि द क्वेश्चन इज वेदर A owes B ₹10,000। तो क्वेश्चन ये है, फैक्ट एंड इशू जो केस में है वो है कि क्या A बी के 10,000 रुपये का देनदार है, मतलब कि A ने B से 10,000 रुपये ऋण के तौर पर लिए थे जो अभी तक लौटाए नहीं हैं। तो यहाँ पर ये तथ्य कि A ने जब B से उधार लिए और वो लौटाए नहीं, ये क्या है, ये तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात हो रही है, ये तो केस में फैक्ट एंड इशू है। लेकिन A ने C से, जब A ने C से भी, C के पास भी गया था, वो C के पास गया और C से भी उसने उधार पैसे मांगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति D खड़ा था, D व्यक्ति ने कहा A और C की उपस्थिति में कहा, C से कहा A की उपस्थिति में कि जो A व्यक्ति है वो विश्वसनीय नहीं है, A व्यक्ति, क्योंकि ये B व्यक्ति का देनदार है। और B यदि ये बात झूठ होती तो A कुछ बोलता, लेकिन A ने क्या किया, A ने ये सुनता रहा कि जो D व्यक्ति कह रहा था कि कि A व्यक्ति B का देनदार है, कि मैं B का देनदार हूँ, वो खुद सुनता रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। यदि ये झूठ होता वो ज़रूर कुछ बोलता, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगाया जाता है झूठा तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ बोलता है। लेकिन वो क्या करा, चुपचाप किनारे से साइलेंटली खिसक लिया, चला गया चुपचाप से, तुरंत वहाँ से खिसक लिया। तो यहाँ पर इस बात के लिए कि क्या A ने B से उधार रुपए लिए थे जिसे अभी तक लौटाए नहीं है, तो ये रेलिवेंट फैक्ट है कि A ने तो यहाँ पर ये तथ्य कि वो वहाँ से चुपचाप चला गया था। जब A और B के रुपयों की बात हुई, A ने B से उधार रुपए लिए हैं, इसके संबंध में कोई बात की गई, तो D के द्वारा कोई बात की गई, A ने B से रुपए उधार लिए हैं, तो A तुरंत वहाँ से खिसक लिया चुपचाप, साइलेंटली, विदाउट आंसर। तो यहाँ पर उसका कंडक्ट इज़ अ रेलिवेंट। तो यहाँ पर ये रेलिवेंट है इस क्वेश्चन पे, दैट क्वेश्चन इज वेदर A owes B ₹10,000। तो ये हमने देखा जी इलस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं एज इलस्ट्रेशन। तो एज इलस्ट्रेशन है वो है द क्वेश्चन इज वेदर A कमिटेड ए क्राइम। प्रश्न ये है, क्वेश्चन इज दैट कि क्या A ने कोई अपराध किया है।
तो यहाँ पर ये तथ्य दैट ए absconding आफ्टर रिसीविंग ए लेटर warning him inquiry was being made for criminal and content of the letter are relevant। तो यहाँ व्यक्ति का जो कंडक्ट है, क्या यहाँ पर ये क्वेश्चन ये था कि क्या ए ने कोई अपराध किया है, तो ए को कोई लेटर प्राप्त हुआ, उस लेटर में उसे वार्निंग दी गई थी, उसके साथियों ने दी या किसी ने भी दी, यहाँ पर ये साथियों के द्वारा उसके वार्निंग दी गई कि तुम्हारे विरुद्ध आपराधिक इंक्वायरी हो सकती है या होने जा रही है, तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे अपराध के विरुद्ध इंक्वायरी होने जा रही है। तो वो तुरंत वहाँ से क्या हो गया, अब्सकॉन्डिंग हो गया। तो यहाँ पर उसका कंडक्ट, व्यक्ति का कंडक्ट और जो लेटर में जो कंटेंट लिखा गया, जो लेटर में जो लिखा गया और व्यक्ति का कंडक्ट, दोनों रेलिवेंट यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने समझा इसके बारे में। तो कंडक्ट के अंतर्गत जो इस सेक्शन में एक और इम्पोर्टेंट बात है, कंडक्ट के अंतर्गत आता है कंप्लेंट भी आता है। कंप्लेंट मतलब परिवाद। तो परिवाद मतलब ये नहीं है कि कोर्ट में केवल परिवाद किया जाए। यहाँ पर जो परिवाद ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति शिकायत करना चाह रहा हो, व्यक्ति कोई कार्रवाई करना चाह रहा हो, भले अपनी माता से कहे या अपने पिता से कहे, भाई से, किसी से भी, पड़ोसी से कहे, लेकिन उसका आशय, उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो कोई कार्रवाई करना चाहता है, व्यक्ति को पनिश कराना चाहता था, वो कोई कार्रवाई कराना चाहता था, इस तरह का होना चाहिए, तब तो उसका आचरण की श्रेणी में आएगा। लेकिन वो केवल ये बता रहा है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ और वो उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है, तो इट इज़ नॉट कंडक्ट। तो ये कंडक्ट नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल आराम तरीके से बता रहा है। लेकिन जब आदमी कंप्लेंट करता है तो उसके हाव भाव पूरे एकदम कंडक्ट के अंतर्गत आता है। मेरे साथ बलात्कार हो गया सर, आप कार्रवाई कीजिए, ऐसे पुलिस अफसर के सामने या अपने पड़ोसी के सामने, अपने परिवारजनों के साथ मेरे उसने बलात्कार कर दिया, मैं उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से कंडक्ट यहाँ पर जो कंडक्ट है, कंडक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट भी आता है। लेकिन कंप्लेंट तब होना चाहिए, कंप्लेंट के अंतर्गत कंप्लेंट को कंडक्ट तब माना जाएगा, व्यक्ति के द्वारा की गई कंप्लेंट को कंडक्ट तब माना जाएगा जबकि उसने वो परिवाद इसलिए किया है कि वो जो ऑफेंडर है, जिसने ऑफेंस किया है, वो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई कराना चाहती है या कराना चाहता है। तो ये है तो परिवाद से संबंधित हम इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके जो जे और के इलस्ट्रेशन है, उसमें कंप्लेंट को कंडक्ट माना गया है, आचरण माना गया है, और इसी के संबंध में ये दोनों इलस्ट्रेशन हैं, जे और के। तो इसमें जो पहला इलस्ट्रेशन है वो है जे। तो इसमें कहा गया है द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेविस्ड, क्या ए के संग बलात्संग हुआ, ये क्वेश्चन है, ये फैक्ट एंड इशू है। तो द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिज्ड रेप शी मेड ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम, द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द टर्म इन विच द कंप्लेंट वाज मेड आर रेलिवेंट। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या का के साथ बलात्संग किया गया। तो यहाँ पर ये तथ्य कि बलात्संग के थोड़े समय बाद ही उसने परिवाद किया गया, और परिवाद जिन परिस्थितियों में उसने परिवाद किया और जो शब्द उसने कहे परिवाद के लिए, उसने परिवाद जिन शब्दों के द्वारा परिवाद किया गया और जिन परिस्थितियों में परिवाद किया गया, वो दोनों इट इज़ रेलिवेंट, बोथ आर रेलिवेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पर शब्द और परिस्थितियाँ रेलिवेंट हैं कंप्लेंट की स्थिति में। तो कंप्लेंट यहाँ पर की गई। इसी इलस्ट्रेशन में जो उसका सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया द फैक्ट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट शी सेड दैट शी हैड बीन रेविस्ड इज नॉट रेलिवेंट एज कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन, दो इट मे बी रेलिवेंट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 और दी कॉरोबरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 157। लेकिन उसने वैसे ही साधारण बताया उसने किसी को कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है लेकिन वो कंप्लेंट नहीं करना चाहती है, मतलब उसने अपनी मम्मी को बताया, लेकिन इस इंटेंशन से नहीं बताया है कि उसने कि वो कार्रवाई करना चाहती है कोई। तो यहाँ पर वो रेलिवेंट नहीं होगा। उसने जो भी अपने रेप के बारे में, अपने
रेविस्ट के बारे में बताया, वो रेलिवेंट नहीं होगा, लेकिन इट मे बी रेलिवेंट, ये रेलिवेंट हो सकता है एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। यदि वो लड़की मर जाती है तो डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत रेलिवेंट हो सकता है, या फिर एविडेंस एक्ट के सेक्शन 157 के अंतर्गत कॉरोबरेटिव एविडेंस, कॉरोबरेटिव संपोषक साक्ष्य के रूप में, संपोषक साक्ष्य के रूप में रेलिवेंट हो सकता है। लेकिन वैसे ये रेलिवेंट नहीं होगा यदि कंप्लेंट के तौर पर उसने ये चीज़ नहीं कही है, तो कंप्लेंट के तौर पर कहनी चाहिए। ऐसे ही जो इसमें के इलस्ट्रेशन है वो आप खुद ही देख सकते हैं। इसमें ये है कि वेदर ए वाज रॉब्ड, द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रॉब्ड। प्रश्न ये है कि ए को लूटा गया, क्या ए को लूटा गया, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर ये तथ्य कि ए ने कंप्लेंट की थी उसके संबंध में, तो जिन परिस्थितियों में उसने कंप्लेंट की थी और जिन टर्म्स में, जिस शब्दों का उसने प्रयोग किया था वो रेलिवेंट है। लेकिन यदि वो ये सब कहता है जो उसने कंप्लेंट में कही थे, वो कहता है, लेकिन वो कंप्लेंट के तौर पे नहीं कहता है, विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट, कंप्लेंट के तौर पे नहीं कहता है, वो लोगों को बताता है लेकिन कंप्लेंट के तौर पे नहीं बताता है किसी को, केवल इसलिए वैसे अदरवाइज बताता है, तो वो अंडर सेक्शन 32(1) और 157 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, एज अ कॉरोबरेटिव एविडेंस के इट इज़ रेलिवेंट, बट अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस इट इज़ नॉट रेलिवेंट। क्योंकि यहाँ पर कंप्लेंट के तौर पर उसे कहना चाहिए। कंप्लेंट का मतलब ये नहीं है केवल पुलिस वाले से वैसे कंप्लेंट के तौर पे कहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से वो कंप्लेंट इसीलिए कर रही है कि उसके विरुद्ध जो उसके अगेंस्ट जो ऑफेंस हुआ है उसमें ऑफेंडर के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, तब वो रेलिवेंट है इस सेक्शन में। लेकिन वो बिना कार्रवाई के पर्पस से उसे बोल रही है, बिना कंप्लेंट के, बिना परिवाद के कह रही है, तो इट इज़ नॉट रेलिवेंट। तो आपने ये बहुत समझा, ध्यान से समझा। ये सेक्शन थोड़ा विस्तृत है, वाइड है, तो इसमें अभी स्पष्टीकरण हम पहले देख लेते हैं, फिर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पर आते हैं। तो इसमें जो स्पष्टीकरण फर्स्ट है, इसमें कहा गया है द वर्ड कंडक्ट in this section does not include statement unless those statement accompany and explain acts other than statements, but this explanation is not affect any relevancy of the statement under any other section of this act। तो जो इसका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में ये कहा गया है कि जो केवल शब्द हैं, वो शब्द हैं, केवल शब्द आचरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये हमें पता है केवल शब्द आचरण के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन शब्द के साथ ही कोई आचरण किया जा रहा है, शब्द के साथ कोई आचरण किया जा रहा है तो वो आ सकते हैं। जैसे हमने कंप्लेंट के तौर पे देखा, तो कंप्लेंट में उसके शब्द भी क्या आ रहे थे, आचरण के अंतर्गत आ रहे थे, जो हमने जे और के में इलस्ट्रेशन में देखे। वहाँ पर परिस्थितियों को भी वहाँ पर सुसंगत माना गया था, तो ये सब चीज़ें मानी गई थी वहाँ पर। तो भागने का आचरण और चिल्लाने के कथन दोनों साथ साथ हैं, इसलिए साक्ष्य में ग्राह्य माने गए। ये कुविन एम्परर बनाम अब्दुल्ला का केस है। इसमें कहा गया कि भागने का आचरण, एब्सकॉन्डिंग एंड दी स्टेटमेंट ऑफ क्राइम वर स्टेटमेंट एंड कंडक्ट ऑफ दी कंटेम्प, मतलब कि जो है भागने का आचरण और चिल्लाने का, व्यक्ति भाग रहा है उसी के साथ चिल्ला रहा है, दोनों एक साथ साथ हो रही हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्टीकरण जो एक में बताया गया उसके अंतर्गत ये कंडक्ट के अंतर्गत आता है, शब्द और आचरण, क्योंकि दोनों एक साथ हैं इसलिए पूरे दोनों चीज़, शब्द और चिल्लाने की बातें जो शब्द हैं और आचरण, भागने जो व्यक्ति भागा वो आचरण, दोनों ही रेलिवेंट हैं। तो फ्रेंड्स ये था इसका स्पष्टीकरण फर्स्ट। अब हम देखते हैं स्पष्टीकरण सेकंड। When the conduct of any person is relevant, any statement made him or in the presence of hearing which affect the such conduct or relevant effect। तो इसके संबंध में एक बहुत ही अच्छा केस है, वो हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन 2 के संबंध में।
तो ये केस है अब्दुल्ला, क्वीन एम्परर बनाम अब्दुल्ला का ये केस है। इसमें क्या होता है, अब्दुल्ला पर एक 15 से 20 साल की एक लड़की थी जो 15 से 20 साल के बीच की उम्र थी, जिसका नाम दुलारी था, की हत्या का आरोप था। अब्दुल्ला पर एक लड़की की हत्या का आरोप था जो नाबालिग थी। लड़की को वैश्या बताया गया था इस केस में। जब उस पर हमला हुआ वह अपने घर में सो रही थी। वह अपने घर में सो रही थी। सुबह हो रही थी, इतनी रोशनी थी कि वह आक्रमणकारी को आसानी से पहचान सकती थी। हत्यारे ने रेजर से उसका गला काट दिया था। लड़की ने उसका हाथ रोकने की कोशिश की होगी, इसीलिए लड़की के बाएं हाथ के अंगूठे पर भी कटे के निशान थे। तो व्यक्ति ने इस लड़की को उस पर अब्दुल्ला था, उस पर ये अभियोग था, उसे प्रोसिक्यूटेड किया गया था कि उसने एक लड़की जिसका नाम दुलारी था उसका गला रेत कर उसकी हत्या की है। तो यहाँ पर वो लड़की थी बिल्कुल मरने की स्थिति में थी, बिल्कुल मरने वाली थी और वो कुछ बोल नहीं सकती थी मुंह से, और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अगर हिलेगी तो और ज़्यादा गले से घाव हो जाएगा। तो उसकी माँ ने क्या किया, उसकी कोहनी को सपोर्ट दिया और इस तरह के उन्होंने इशारे बनाए कि यदि हाँ है तो हाथ को इस तरीके से हिलाए, और यदि ना वाले अगर हमारे प्रश्नों का उत्तर ना देना है तो इस तरीके से हाथों को हिलाए, अगर प्रश्नों का उत्तर हाँ में देना है तो इस तरीके से अपने हाथ को हल्का सा हिलाए। तो उससे प्रश्न पूछे गए कि किसने मारा। तो उससे सवाल पूछे गए कि क्या इस्माइल ने तुम्हें मारा, कि अकबर ने ये तुम्हारे साथ किया, या खुदा बख्श ने ऐसा किया। तो उसने तो लड़की से पूछा कि इसमें से किसने उसे जख्मी किया है, किसने उसका गला रेता है। तो प्रत्येक के नाम पर लड़की ने अपने हाथ को नकारात्मक रूप से हटाया, नकारात्मक रूप से उसको जेस्चर किया, हिलाया। लेकिन जब अब्दुल्ला का नाम सामने आया, जब अब्दुल्ला का नाम लिया कि क्या अब्दुल्ला ने ऐसा किया है, तो उस लड़की ने उसे सकारात्मक तौर पे, सकारात्मक मतलब कि हाँ में हाथ हिलाया, हाँ में जो भी है उन्होंने तय किया था कि इस तरीके से हाथ हिलाओगे तो हाँ का निशान होगा, तो उसने उस तरीके से सकारात्मक चिन्ह बनाया। तो अब्दुल्ला को इस आधार पर मृत्युदंड दिया गया। अब्दुल्ला को यहाँ पर पनिश्ड किया गया इस आधार पर कि लड़की ने अपने हाथ के इशारे से ये बताया कि अब्दुल्ला ही उसका गला काटा है। तो ये एक्सप्लेनेशन 2 को बहुत समझने के लिए अच्छा है कि जब कोई पीड़िता है, एग्रीव्ड पर्सन है, तो उससे कुछ कहा जाता है और वो शब्द उस पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि उसमें वो कुछ ऐसा आचरण करे या कुछ करे तो वो रेलिवेंट होता है। तो ये बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है। लेकिन इस केस में जो जजेस थे, जो जूरिस्ट थे, उनमें काफ़ी विवाद हुआ कि ये सेक्शन 8 के अंतर्गत रेलिवेंट है या सेक्शन 32(1) के अंतर्गत रेलिवेंट है। इसमें जो लड़की थी वो 3 दिन के बाद, मृत्यु के बाद मर गई थी। उसमें काफ़ी विवाद है। कई विद्वानों का ये कहना है कि ये सेक्शन 8 में रेलिवेंट है और कई का कहना है कि ये सेक्शन 32 में ही रेलिवेंट है। तो देखा जाए तो ये दोनों में ही रेलिवेंट हो रहा है क्योंकि लड़की मर गई थी। और स्पष्टीकरण 2 में भी लिखा है कि जो आचरण पर प्रभाव डालते हैं, जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति में श्रवणगोचक में किया गया कथन जो उसके आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत है। और जो हमने इलस्ट्रेशन देखे थे, जो हमने एफ इलस्ट्रेशन देखा था, हमने जी इलस्ट्रेशन देखा था, वो भी एक्सप्लेनेशन 2 से रिलेटेड है, जिसमें कि एक व्यक्ति ने कहा कि पुलिस आने वाली है और उस व्यक्ति का पता लगाने वाली है जिसने कि खाको लूटा है। तो तुरंत ए वहाँ से चला गया, तुरंत वहाँ से चला गया। तो ये भी क्या था, उसके कंडक्ट पर असर डाला, दूसरे व्यक्ति के शब्दों ने उस पर कंडक्ट पर असर डाला। तो ये जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उसके या उसकी उपस्थिति में श्रवणगोचक में किया गया कथन जिससे आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत है।
तो फ्रेंड्स जो ये केस है क्वींस एम्परर बनाम अब्दुल्ला, ये एक्सप्लेनेशन सेकंड को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी इस केस के तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो पूरे के पूरे से इलस्ट्रेट जो एक्सप्लेनेशन है उसके एसेंशियल एलिमेंट से मिल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है। तो यहाँ पर किस व्यक्ति का आचरण सुसंगत है? जो कि पीड़िता है, जिस व्यक्ति का गला रेता गया उस व्यक्ति का आचरण यहाँ पर सुसंगत है, और उसकी उपस्थिति में कहे गए कथन तब उससे या उसकी उपस्थिति में या श्रवण गोचक में किया गया कोई कथन जो उसके आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है। तो यहाँ पर वो लड़की बोल नहीं सकती थी, तो उसके परिवारजनों ने, उसकी माँ ने क्वेश्चन किए उससे कि बताओ क्या ए ने मर्डर किया है, बी ने मर्डर किया है, सी ने मर्डर किया है। तो उसने हाथ के इशारे से, हल्का सा हाथ को इशारा करके, जेस्चर करके बताया कि किसने मर्डर किया है। तो ये सभी, तो क्योंकि जब उससे क्वेश्चन किए गए तो वो उसके एकदम उसे इफ़ेक्ट किए उसके आचरण पर, क्योंकि उसका आचरण तो पहले ही सुसंगत था, तो उसके आचरण पर इफ़ेक्ट किए, और उसके इफ़ेक्ट में उसने क्या किया? रिप्लाई किया, इफ़ेक्ट कर दिया। तो इफ़ेक्ट यहाँ पर जो है, उसने क्यों जो हाथ हिलाया वही इफ़ेक्ट है, प्रभाव डाला। प्रभाव मतलब कि उसने जो हाथ हिलाया, हाथ हिला के जो आंसर दिए वही यहाँ पर इफ़ेक्ट है, इसलिए वो भी सुसंगत है। तो ये एक्सप्लेनेशन सेकंड था। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं सेक्शन 8 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है। तो एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित करते हैं, गठित करते हैं, सुसंगत हैं। तो विवादक तथ्य क्या होते हैं? जो केस में जो विवादक तथ्य होते हैं, जैसे कि क्या ए ने बी का मर्डर किया, ये क्या है? एक तरह का विवादक तथ्य है, एक विवादक तथ्य है केस में। तो ये विवादक तथ्य इस प्रकार के होते हैं। और सुसंगत तथ्य हम जानते हैं कि सेक्शन 5 to 55 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872। तो सेक्शन 5 से 55 के बीच में जो भी तथ्य बताए गए हैं वो रेलिवेंट फैक्ट के बारे में बताए गए हैं, तो वो सब रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य मतलब कि फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट के जो मोटिव को बताते हैं, जो तथ्य विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु को बताते हैं, तैयारी को बताते हैं, हेतु या तैयारी को बताते हैं, वो सुसंगत होते हैं। जो फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट के मोटिव को बताते हैं, प्रिपरेशन को बताते हैं, तो वो सुसंगत होते हैं। तो ये सिंपल है, जैसे कि मर्डर का केस है कि मर्डर का केस है और मर्डर क्यों हुआ उसके मोटिव को बताते हैं। आप मर्डर से पहले क्या प्रिपरेशन की गई, उसने मर्डर करने के लिए पॉइज़न खरीदा था उसी प्रकार का जिससे कि मर्डर किया गया। तो ये सब क्या है? प्रिपरेशन है, जो हमने देखा था। तो ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज आप समझ गए होंगे, जो हमने पहले बताया वही इसमें लिखा है। इसका जो दूसरा भाग है इसमें कंडक्ट की बात की गई है। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, तो हमने बताया था कि किन किन लोगों का कंडक्ट यहाँ पर सुसंगत होता है। तो एनी पार्टी का, ऑफ एनी एजेंट ऑफ द पार्टी, एजेंट का भी सुसंगत हो सकता है जो कंडक्ट है। और टू एनी सूट और प्रोसीडिंग, तो केस भी हो सकता है या फिर सूट भी हो सकता है। इन रेफरेंस टू सूट और प्रोसीडिंग और रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू therein or relevant thereto, the conduct of any person against the offence is subject to any proceeding। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट होम इज सब्जेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग। तो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑफेंस घटित किया गया है, ये कहा गया है कि बी का रेप हुआ था, तो उस व्यक्ति का उस लड़की का आचरण मतलब कि एग्रीव्ड पर्सन के आचरण की भी यहाँ पर बात की गई है। इज रेलिवेंट इफ कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट एंड वेदर इट वाज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट देयर टू। तो यहाँ पर
ये यहाँ पर जो आचरण है वो पूर्व का भी हो सकता है, पश्चात का भी होता है। तो इसमें ये सब चीज़ आ जाते हैं जो मैंने बताए कि इन लोगों का कंडक्ट, जो वाद के पक्षकार हैं, वादी या प्रतिवादी, सेकंड पक्षकार के अभिकर्ता एजेंट, और थर्ड अभियुक्त एक्यूज्ड, जिसके विरुद्ध अपराध विचारित है, जिसका ट्रायल चल रहा है। तो अभियुक्त और जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, जिसके विरुद्ध अपराध किया गया मतलब कि एग्रीड पर्सन, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, जिसके परिवार के सदस्य का मर्डर हुआ है। तो ये सब आ जाते हैं किसमें, कंडक्ट। इन लोगों के कंडक्ट क्या हो जाता है, सुसंगत हो जाता है जब ये इनका जो कंडक्ट है वो किसके संबंध में है, रेलिवेंट फैक्ट के संबंध में है या फिर फैक्ट एंड इशू के संबंध में है। तो ये हमने समझ लिया। तो दिस इज़ वेरी सिंपल पेयर एक्ट लैंग्वेज। न्यू स्टूडेंट, फॉर द न्यू स्टूडेंट्स इट मे बी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट। जिस प्रकार मैंने समझाया है तो उस तरीके से ये पूरा सेक्शन आपके क्लियर हो जाता है। एक एक चीज़ कंडक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि हम कमेंट्री पढ़ना चाहें इस सेक्शन की तो हम पढ़ सकते हैं। तो हम बुक्स में से कुछ कमेंट्री पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है उसके संबंध में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। ये आचरण तथा कथनों के मिश्रण के बारे में है, जो कि एक्सप्लेनेशन फर्स्ट के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें उदाहरण जो है एग्जाम्पल है वो है, एक घायल व्यक्ति होता है, वो सड़क पर दौड़ता हुआ जा रहा होता है और साथ ही साथ बोलता जा रहा होता है कि किन परिस्थितियों में और किस व्यक्ति ने उसे घायल किया है। तो यहाँ पर उसका आचरण, क्योंकि वो एकदम घायल है और आचरण क्या होगा उसका, वो भगेगा एकदम अपने आप को बचाने के लिए और मुंह से शब्द भी बोलता जा रहा है। तो यहाँ पर उसके आचरण और कथन दोनों मिक्सचर हैं, मतलब दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो ये स्वाभाविक चीज़ है, नेचुरल वे में चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर उसके द्वारा कई कथन को भी आचरण माना जाएगा और जो उसका आचरण है, जो भागता हुआ वो जा रहा है, वो भी आचरण की श्रेणी में आएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन फर्स्ट के संबंध में बहुत ही अच्छा ये एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बयान लीगल अवेयरनेस एंड share this video to your family members, friends, so that they can understand that what is laws and which types laws, and they can understand basic knowledge of laws. And the students who is pursuing LLB, BLLB, LLM, so they can take benefit of my videos lecture. So friends, thank you very much. Please subscribe our channel. Again, thank you very much.